हेलो एवरीवन, आइए जो है कि आज विजयनगर साम्राज्य के बारे में समझते हैं। विजयनगर साम्राज्य का जो है कि कुछ जो वंश वाली वीडियो है, जैसे संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविड वंश, इनका जो है कि वीडियो में पहले से वही जो है कि पिछली क्लास में बना दिया था। इस वीडियो में जो है कि विजयनगर के प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और आयंगर व्यवस्था क्या होती थी, उस समय धर्म कौन सा चलता था, न्याय व्यवस्था कैसे होती थी, कैसे न्याय होता था, राजस्व प्रशासन के बारे में समझेंगे। अर्थव्यवस्था जो है कि किस पे डिपेंड करती थी ये समझेंगे। भूमि विभाजन समझेंगे, भूमि कितने प्रकार की थी, ठीक है। मुद्रा व्यवस्था को समझेंगे, कौन सी मुद्रा सर्वाधिक रूप से प्रचलित थी। और दास प्रथा को जानेंगे, दास प्रथा जो है कि क्या उस समय थी या नहीं थी, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। चित्रकला के बारे में समझेंगे और जो है कि लास्ट में सैन्य प्रशासन के बारे में समझेंगे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य जो है कि भारत के दक्षिणी हिस्से में थी, ठीक है। और उत्तरी हिस्से में उस समय जो है कि कौन सा वंश चल रहा था, तुगलक वंश शुरुआत में, लेकिन जब अंतिम में देखते हैं तो मुगल का शुरुआत हो जाता है, ठीक है। बाबर जो है कि उस समय रहता है, ठीक है। अच्छा, चलिए जो है कि इसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी और जान लेते हैं। ये दक्षिणी हिस्से में थी, भारत के दक्षिणी हिस्से में विजयनगर साम्राज्य निवास करती थी। और विजयनगर साम्राज्य की समय काल कब से कब तक थी, तो ये जो है कि 1336 से लेकर के 1646 तक जो है कि इसने शासन किया, यानी कि लगभग जो है कि 310 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य चलता रहा दक्षिणी भाग में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में जो है कि कौन कौन से वंश आते हैं, जैसे संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविड वंश। संगम वंश कब से कब तक चला था, संगम वंश जो है कि इसको हम लोग जो है कि पूरे सब कुछ जो है कि पिछली वीडियो में जान चुके हैं। तो संगम वंश कब से कब तक चला था, 1336 से लेकर के 1485। फिर उसके बाद आता है सालू वंश। सालू वंश कब से कब तक चलता है, 1485 से लेकर के 1505, ठीक है। फिर सालू के बाद आता है तुलु। तुलु कब से कब तक चलता है, तुलु वंश चलता है 1505 से लेकर के 1570 तक चलता है। और लास्ट में कौन सा वंश आता है, अराविड वंश। अराविड वंश कब से कब तक चलता है, 1570 से लेकर के 1646। ये जो 1646 है, कहीं कहीं 1650, तो कहीं 1652, तो कहीं 1655 भी लिखा हुआ है, तो लास्ट का डेट उतना मायने नहीं रखता। हाँ, ये है कि 1646 को जो है कि आप मान सकते हैं, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य कब से कब तक चला, 1336 से लेकर के 1646 तक, ठीक है। और आज इस वीडियो में जो है कि हम लोग ये पॉइंट को चर्चा करेंगे। तो चलिए जो है कि विजयनगर के प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलती थी, ठीक है। विजयनगर प्रशासन की अगर बात करें तो विजयनगर प्रशासन में जो है कि यहाँ पे वंशानुगत सिस्टम था, ठीक है। यानी कि व्यवस्था कैसा था, वंशानुगत, ठीक है। वंशानुगत का मतलब कि जो राजा बना है, उसके बाद अगर राजा की गद्दी पे कोई बैठेगा तो उसी का बेटा बैठेगा, ठीक है। उसका पुत्र जो है वही राजा की गद्दी पे बैठेगा, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं है। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये जो है कि राजतंत्र व्यवस्था थी, ठीक है। चलिए जो है कि वंशानुगत थे। अच्छा, इस समय जो है ना, जो कृष्णदेव राय थे, जो तुलु वंश जब हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य का जो तुलु वंश है, तो उसमें जो है कृष्णदेव राय की जिक्र होती है, ठीक है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, अमुक्ता माल्यद। कौन सी किताब थी, अमुक्ता माल्यद। अमुक्ता माल्यद में खासियत क्या है, माल्यद ये किस भाषा में थी, तेलुगु भाषा में। किस भाषा में, तेलुगु भाषा में थी, ठीक है। इसे किसने लिखा था, कृष्णदेव राय ने, ठीक है। कृष्णदेव राय एक प्रतापी शासक था, महान प्रतापी शासक था। इसके बारे में जो है कि बाबर ने अपने किताबों में जो अपना किताब लिखा था, अपना आत्मकथा तुझो के बाबरी, उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य है, अगर वहाँ पे कोई सबसे शक्तिशाली राजा है तो कृष्णदेव राय है। वही कृष्णदेव राय अमुक्ता माल्यद की रचना किया है, ठीक है। अमुक्ता माल्यद में उसने क्या कहा है कि जो राजा होता है उसे सदैव अपने जो है कि किसके बारे में सोचना चाहिए, अपने प्रजा के बारे में सोचना चाहिए, अपने प्रजा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। जब प्रजा का कल्याण होगा तो राजा का जो है कि कल्याण के लिए प्रजा भी राजा के लिए सोचेगी। और जब जो है कि ये कल्याण तभी संभव है, कल्याण पूर्णतः रूप से तब माना जाएगा जब
वो राज्य, जिस राज्य में जो है शासक निवास कर रहा है, राजा निवास कर रहा है, वो राज्य समृद्धशाली और प्रगतिशील हो जाती है, तो समझ लीजिए कि जो है कि आपस में सबकी ठीक स्थिति है। ठीक है, ऐसा जो है कि कृष्णदेव राय ने लिखा है। किस किताब में लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है? अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखा गया है? तेलुगु भाषा में। अच्छा, कृष्णदेव राय ने 2 और किताबें लिखी थी, उसको जो है कि मैंने जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय, जाम्बवती कल्याणम, उषा परिणय, वो जो है कि दोनों संस्कृत भाषा में थे, उसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब मैं जो है कि पिछली वीडियो में करा दिया था। ठीक है, अब चलिए जो है कि वंशानुगत थे और कृष्णदेव राय ने कुछ कहा है इस पे। ठीक है, कि राजा जो है कि सदैव प्रजा के बारे में सोचे, प्रजा जो है कि सदैव, तभी जो है कि प्रजा राजा के बारे में सोचेगी और तभी जो है कि प्रगतिशील विकास हो पाएगा। ठीक है, और जो है कि यहाँ पे जो प्रशासन थी, प्रशासन, विजयनगर प्रशासन, ये 3 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, 3 भागों में। कौन कौन सी भाग थी? एक थी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है, और दूसरा कौन सा था? ये राज परिषद, राज परिषद। और तीसरा कौन सा था? तीसरा था, ये था सामान्य परिषद। ठीक है, सामान्य परिषद। अच्छा, इसमें जो है कि अंतर क्या होता था? जो मंत्री राज परिषद है और सामान्य परिषद है, इसके जो अधिकारी होते थे, इनका काम ये होता था कि ये जो है कि राजा की परामर्श करेंगे, जैसे कि राजा को किसी बात को लेकर के सलाह देंगे। ठीक है, कि राजा साहब ऐसे नहीं, ये काम ऐसे होगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, ये है कि जो सामान्य परिषद के सलाहकार थे, यहाँ की जो सलाहकार थे, सलाहकार, इन सलाहकारों की बात जो है कि राजा, ये है कि राजा अपनी बातों को कैंसिल नहीं कर सकता। अगर राजा चाहेगा तो इनको बातों को मानेगा, लेकिन अगर राजा चाहेगा कि मैं इनका बात नहीं मानूंगा तो वो जो है कि स्वतंत्र है, वो नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बोल दिए तो जो है कि उनके ऊपर दबाव पड़ गया। और जो है कि राज्य परिषद में क्या होता था? राज्य परिषद में भी सलाहकार होते थे। तो दोनों में अंतर क्या है? जब दोनों में सलाहकार हैं तो किस लिए बनाया गया था सामान्य परिषद और राज्य परिषद? तो राज्य परिषद इसलिए बनाया गया था, उसमें जो सलाहकार होते थे वो थोड़ी और प्रमुख रूप से जो होते थे। ठीक है, इसमें और प्रमुख जो है कि सलाहकार हुआ करते थे। और जो राज्य परिषद की बात करें तो राज्य परिषद में इनका जो है, जो सलाहकार होते थे, उनका एक काम होता था। क्या होता था? कि राज्याभिषेक का काम, राज्याभिषेक का काम किसका होता था? सलाहकार का होता था राज्य परिषद में। ठीक है, अच्छा, राज्य परिषद में राज्याभिषेक। अच्छा, ऐसा कौन सा शासक है जिसने, मैं जो है कि पढ़ाया हूँ, पिछली वीडियो में मैं पढ़ाया भी हूँ, ये बताइए कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया? राज्याभिषेक समझ में आता है? राज्याभिषेक क्या होता है? राज्याभिषेक वो स्थिति होती है, जब उस समय की बात होती है जब जो है कि कोई राजा किसी गद्दी पे, किसी राज्य की गद्दी पे बैठने जाता है, तो उसी समय जो है कि एक अभिषेक होता था, उसी को राज्याभिषेक कहते हैं। ठीक है, राज्य अभिषेक, राज्य का अभिषेक। ठीक है, वो राजा बैठता था, जो है कि उस प्रक्रिया को राज्याभिषेक कहा जाता था। तो राज्याभिषेक का ऐसा जो है कि कौन सा शासक मिलेगा हमें विजयनगर साम्राज्य में? अगर पूरी विजयनगर साम्राज्य में देख लो तो ऐसा सिर्फ एक शासक है जिसने 2 बार जो है कि राज्याभिषेक करवाया था। उस शासक का नाम बताइए आप लोग। ठीक है, वो शासक का नाम क्या था? चलिए, राज्य परिषद और सामान्य परिषद के बारे में समझ लिए। मंत्री परिषद में जो है कि क्या होता था? मंत्री परिषद में कुछ खास नहीं होता था। मंत्री परिषद में जो है कि ये जो है कि इसमें भी अधिकारी वगैरह रहा करते थे जो कि मैनेजमेंट को संभाला करते थे। ठीक है, और अब चलिए प्रांतीय प्रशासन के बारे में समझते हैं। प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, अब प्रांतीय प्रशासन को समझना है। ठीक है, अमुक्तमाल्यद, और ये जो है कि कैसा होता था? विजयनगर प्रशासन कैसे होता था? वंशानुगत होता था। ठीक है, विजयनगर प्रशासन कब से कब तक चला था? 1336 से लेकर के कब तक? 1336 से लेकर के 1646। ठीक है, अब चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रांतीय प्रशासन, दूसरा पॉइंट क्या है? प्रांतीय प्रशासन। अच्छा, प्रांतीय प्रशासन में क्या होता था ना कि जैसे कि अभी हमारे यहाँ जैसे कि प्रांत माने राज्य होता है। ठीक है, प्रांत माने राज्य। ठीक है, प्रांतीय व्यवस्था जो होती थी उस समय,
उसमें जैसे कि सबसे बड़ा क्या होता था, मंडलम। मंडलम माने राज्य, ठीक है। जो दक्षिणी भाग है वहां पे जो है कि राज्य को मंडलम कहा जाता था पहले, मंडलम। मंडलम क्या आपको दिख रहा है ना, मंडलम, ठीक है। इसे जो है कि राज्य कहा जाता था, राज्य, राज्य को क्या कहा जाता था, मंडलम, ठीक है। और जो है कि मंडलम से छोटा कौन होता था, वलनाडु, ठीक है। वलनाडु या कुट्टम, कुट्टम या वलनाडु, ये क्या होता था, ये जैसे कि ये राज्य है, राज्य के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ जिला आता है ना, तो ठीक यहाँ पे भी जो है कि जिला होता था, क्या होता था, जिला, ठीक है, जिला। मंडलम के बाद क्या आता था, कोट्टम, कोट्टम या वलनाडु, इसी को जो है कि जिला कहते थे। अच्छा, और इसके बाद क्या आता था, वलनाडु के बाद नाडु आता था। नाडु क्या होता है, नाडु होता है तहसील, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तहसील। हमारे यहाँ पे भी तहसील होता है, जैसे कि पहले राज्य होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, जिला आएगा, जिला के बाद क्या आता है, तहसील आता है, ठीक है। तो उस समय भी तहसील हुआ करता था, लेकिन तहसील को किस नाम से जानते थे, उस समय नाडु के नाम से जाना करते थे, ठीक है। अब देखिए क्या आता है ना, ये मंडलम, मंडलम के बाद कोट्टम, कोट्टम के बाद नाडु, और नाडु के बाद क्या आता था, मेलग्राम, ठीक है, मेलग्राम आता था। मेलग्राम क्या होता है, मेलग्राम। अच्छा, मेलग्राम में क्या होता है कि ये ग्राम का, जैसे कि कुछ गांव है तो उसका मेल कर दिया जाता था, ठीक है, आपस में मिला दिया जाता था, तो उसे क्या कहते थे, मेलग्राम। मेलग्राम में कितने गांवों को मिलाया जाता था, लगभग 25 गांवों को मिला दिया जाता था, ठीक है। 25 गांव को मिलाकर एक मेलग्राम बनता था, ठीक है। और इसका एक अधिकारी भी नियुक्त कर दिया जाता था। और इसके बाद कौन आता है, मेलग्राम के बाद क्या आता है, ग्राम आता है, ग्राम, ग्राम या गांव, इसी को गांव भी कहा जाता है, ठीक है, गांव। और इसे उस समय पे क्या कहते थे, उर भी कहा करते थे, उर, उर कहा करते थे, ठीक है। तो मंडलम, अगर प्रांतीय प्रशासन की बात की जाए तो मंडलम होती थी। मंडलम के बाद क्या आता था, जो है कि कोट्टम या वलनाडु। वलनाडु के बाद क्या आता था, नाडु आता था। नाडु माने जिला, ठीक है। फिर नाडु माने तहसील, ठीक है। वलनाडु माने जिला, ठीक है। मेलग्राम माने कई गांवों को मिला करके मेल किया जाता, एक मेल बनाया दिया जाता था। तो मेलग्राम में कितने गांव होते थे, लगभग 25 गांवों को मिला करके बनाया जाता था। फिर उसके बाद सबसे छोटी इकाई अगर कहीं देखी जाए, प्रांतीय व्यवस्था के, प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी, तो ग्राम थी, ठीक है। ये सबसे छोटी इकाई, सबसे सबसे छोटी इकाई, ठीक है। अच्छा, कहीं भी अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तो हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, अब चलते हैं स्थानीय प्रशासन की बात करते हैं। स्थानीय प्रशासन की, ये हो गया विजयनगर प्रशासन देख लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद प्रांतीय प्रशासन को भी देख लिए, ये जो है कि मंडलम, कुट्टम, नाडु, मेलग्राम, ग्राम, ठीक है। अब चलते हैं स्थानीय प्रशासन के बारे में समझते हैं। अब क्या समझना है, स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन को देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा क्या रहेगा, आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था को एक बार जो है कि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और मस्त है, अच्छा है। जो है कि आयंगर व्यवस्था ना बहुत अच्छा है, ये छोटा सा है लेकिन प्रश्न बन गया था। चलिए, अब समझना क्या है, अब किसको समझना है, अब समझना है स्थानीय प्रशासन को, ठीक है। स्थानीय प्रशासन को समझना है, ठीक है। स्थानीय प्रशासन में क्या होता है कि जैसे नाडु और सभा होता करता, नाडु और सभा होता था, ठीक है। नाडु और सभा, ठीक है। यहाँ पे अगर स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो वहाँ पे जो है कि नाडु और सभा हुआ करते थे। अच्छा, नाडु में क्या होता था ना, नाडु में जो ये तो उसका उस समय पे जो है कि तहसील के नाम से जाना करता था इसी को, नाडु को वर्तमान समय में तहसील कहते हैं ना, तो उस समय यही तहसील था वो। तो नाडु में क्या होता था, नाडु ये सभा होती थी गांव की, और ये जो है कि नाडु में भी सभा होती थी, नाडु में भी सभा होती थी। और इसमें जो है कि इसमें बड़े लेवल पे सभी गांवों को मिला करके बुलाया जाता था, मतलब ये तहसील स्तर पे जो है कि सभा बैठती थी, ठीक है। जो नाडु होती थी, नाडु में
तहसील स्तर पर, तहसील स्तर पर सभा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और एक आता था उर, आता था उर। उर जो है कि ये गांव, ये तहसील स्तर पे है सभा, और ये जो है कि गांव स्तर पे सभा होती थी, गांव स्तर पर सभा, ठीक है। ये गांव स्तर पे सभा हुआ करते थे। अच्छा, इसके बाद एक और आता है, एक और क्या आता है, ब्राह्मण ब्राह्मणों दे ग्राम, ठीक है, ब्राह्मण दे ग्राम। ब्राह्मण दे ग्राम में क्या होता था, ब्राह्मण दे ग्राम में सबसे बड़ी चीज ये होती थी कि, अच्छा एक चीज ये समझ पा रहे हैं ना कि ये तहसील स्तर पे सभा होती थी, ये गांव स्तर पे होती थी, लेकिन ये जो गांव, जो उर वाली सिस्टम थी, उर व्यवस्था, इसमें ब्राह्मण भाग नहीं लेते थे। ब्राह्मणों का अलग से जो है कि वो होता था, क्या कहते हैं, वो उन लोगों का अलग से सभा बैठता था, ठीक है। इसमें ब्राह्मण नहीं होते थे, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं बैठते थे। ब्राह्मण जो है कि अपने आप को उच्च उच्च मानते थे, सभी से जो है कि प्रकांड विद्वान मानते थे, इसलिए जो है कि ये छोटे लोगों की सभाओं में नहीं बैठते थे। अच्छा, इन लोगों की जो सभा बैठती थी उसे क्या कहते थे, ब्राह्मणों की सभा को चतुर्वेदी मंडलम, ठीक है, चतुर्वेदी मंडलम कहा जाता था, ठीक है। मंडलम, ब्राह्मणों की सभा, ब्राह्मणों की ब्राह्मणों की सभा, ठीक है। ब्राह्मणों की सभा को क्या कहते थे, चतुर्वेदी मंडलम, ठीक है। उर में क्या होता था, उर वाली सिस्टम में क्या होता था, उर व्यवस्था में गांव स्तर पे जो है कि बैठक हुआ करता था, और नाडु में तहसील स्तर पर। लेकिन जो ये गांव स्तर पे होता था उसमें जो है कि ब्राह्मण भाग नहीं लेते थे। ब्राह्मण जो है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, अपने आप को प्रकांड विद्वान मानते थे, इसलिए जो है कि इसमें नहीं जाते थे। इनका जो है कि अलग से होता था, अलग से कौन सा होता था, उस सभा का क्या नाम होता था, चतुर्वेदी मंडलम, ठीक है, चतुर्वेदी मंडलम, ठीक है, ब्राह्मणों की सभा। चलिए, अब जो है कि स्थानीय प्रशासन के बारे में हमने समझ लिया, अब चलते हैं आयंगर व्यवस्था के बारे में समझते हैं। आयंगर व्यवस्था क्या होती थी, आयंगर व्यवस्था क्या होती थी उस समय, ठीक है। इसी आयंगर व्यवस्था से जो है कि प्रश्न बना था। आयंगर व्यवस्था, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गांव होता था ना उस समय, जो गांव होता था उसी में जो है कि राजा साहब क्या करते थे, अपने 12 अधिकारियों को लगा दिया करते थे। 12 अधिकारी जो है कि रहा करते थे। चलिए समझ लेते हैं इसे भी, आयंगर व्यवस्था, ठीक है। आयंगर व्यवस्था समझिए। आयंगर व्यवस्था में जैसे मान लीजिए कोई ग्राम है, गांव है, ठीक है, गांव, मान लीजिए कोई गांव है, तो उसमें क्या होता था, इसमें राजा के जो है कि कितने अधिकारी हुआ करते थे, 12 अधिकारियों को जो है कि राजा इस प्रत्येक गांव में, हर एक गांव में जो है कि 12 अधिकारियों का नियुक्ति कर देता था। राजा क्या कर देता, गांव में कितने अधिकारियों की, 12 अधिकारी, ठीक है, 12 अधिकारी की नियुक्ति करता था, ठीक है, नियुक्ति कर देता था। और ये 12 अधिकारियों जो है कि होते थे, जो भी इनमें से कुछ प्रमुख भी हैं जिनका जो है कि पद का नाम मैं ले रहा हूँ, जिनमें जो है कि एक नृत्युक्कर आते हैं, नृतिक्कर, ठीक है, नृतिक्कर, मानते हुआ, मानते हुआ, मानते हुआ नहीं, सेनते हुआ, ठीक है, सेनते हुआ, और महानायकाचार्य, महानायकाचार्य, ऐसे करके जो है कि कुछ प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। इनका जो है कि मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है। और एक हुआ करते थे, उनका क्या, वो किस पद के नाम से जाना जाता था, बंगार निरीक्षक, बंगार निरीक्षक, ठीक है, बंगार निरीक्षक, ठीक है। ये जो है कि सबसे प्रमुख थे। और वैसे अधिकारियों की कितनी पद होती थी, 12 अधिकारियों को जो है कि लगाया जाता था। नृतिक्कर, नृतिक्कर, ठीक है, नृतिक्कर के बाद सेनते हुआ, सेनते हुआ,
और महानायकाचार्य बंगार निरीक्षक। ठीक है, ये जो है कि अधिकारियों के पद हुआ करते थे। चलिए जो है कि यही होती है अयंगर व्यवस्था। अयंगर व्यवस्था में प्रत्येक गांव में राजा क्या करता था, 12 अधिकारियों की नियुक्ति करता था। 12 अधिकारी क्या करते थे, उनका जो है कि गांव की जो है कि पूरे सिस्टम को संभालना होता था। और इनमें से कुछ प्रमुख पद हैं, नृत्यकर, सैन्यते हुआ, महानायकाचार्य, बंगार निरीक्षक। ठीक है, ऐसे पद हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं धर्म। धर्म कौन कौन सा था, उस समय कौन से धर्म का जो है कि प्रचलन हुआ था, धर्म समझना है। अयंगर व्यवस्था हमने समझ लिया, अब समझना क्या है धर्म। ठीक है, धर्म को समझना है। धर्म में जो है कि ना, इस समय कौन सी धर्म चलती थी, तो शैव और वैष्णव, शैव एंड वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव धर्म चला करता था, शैव और वैष्णव धर्म चला करता था। अच्छा, शैव धर्म में क्या होता था, अच्छा ये जो शैव धर्म और वैष्णव धर्म का जो जानकारी मिली है कि कैसे कहीं तो मिला होगा कि शैव धर्म जो है कि उस समय लोग मानते थे। तो देखिए जब हम मुद्रा व्यवस्था पढ़ेंगे ना, तो मुद्रा व्यवस्था में क्या होता है कि उन सब का जो है कि जो सिक्के मिलते हैं, तो उन सिक्कों में हमें जो है कि जैसे कि कुछ अवशेष ऐसे प्राप्त होते हैं, उसमें जो है कि कुछ चित्रांकन ऐसे प्राप्त होते हैं जिनसे अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो है कि शैव और वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म में जैसे कि गरुड़ का चित्र मिलता है, गरुड़ जो है कि विष्णु भगवान का जो है कि सवारी है, उस पर जो है कि विष्णु भगवान बैठकर उड़ा करते थे। और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण वही नारायण मतलब विष्णु भगवान। ठीक है, और जो है कि बैल की जो है कि चित्र मिलती है उसी में, बैल की भी। तो और हनुमान जी का भी चित्र मिलता है, तो हनुमान जी का भी चित्र मिलता है। तो उस आधार पर जो है कि शैव और वैष्णव धर्म का जो है कि अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, जो है कि न्याय व्यवस्था को समझना है। न्याय व्यवस्था कैसे होती थी, न्याय कैसे दिया जाता था। ठीक है, उस समय न्याय कैसे किया जाता था जनता के साथ, राजा कैसे किसी के साथ न्याय कैसे करता था। ठीक है, न्याय व्यवस्था। ठीक है, अब क्या समझना है, ठीक है, न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था में क्या होता था कि जब न्याय उस समय पूरा जो है कि विजयनगर साम्राज्य पूरा हिंदू था, हिंदू शासक थे। उस समय जो न्याय होती थी, न्याय प्रक्रिया में जो है कि हिंदू ग्रंथ जो होती थी उसको लेकर के जो है कि उसके माध्यम से जो है कि न्याय होता था। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि पहले लिख देते हैं न्याय व्यवस्था में पहला पॉइंट, हिंदू ग्रंथ के अनुसार, हिंदू ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, हिंदी ग्रंथ के अनुसार। और दूसरा पॉइंट क्या होता था इसमें, जो है कि ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं दी जाती थी। ठीक है, ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं दी जाती थी, ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं दी जाती, ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता। ठीक है, नहीं दिया जाता था दंड। ठीक है, क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों का जो है कि उस समय जो है कि वर्चस्व काफ़ी अच्छा था। ब्राह्मण अपने आप को जो है कि सबसे विद्वान मानते थे, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ब्राह्मणों को जो है कि दंड नहीं दिया जाता था। अच्छा, अगर जैसे कि जो है कि सबसे हाईएस्ट जो है कि सबसे उच्च लेवल पे कौन न्याय करता था, तो उस समय कौन क्या करता था, राजा। ठीक है, राजा करता था। सर्वोच्च न्याय कौन करता था, सर्वोच्च न्याय किसका माना जाता था, वो राजा का माना जाता था। न्याय कौन करता था, किंग। ठीक है, किंग माने राजा, राजा किया करता था। ठीक है, अब चलते हैं, न्याय व्यवस्था हो गया। न्याय व्यवस्था में हिंदू ग्रंथ के अनुसार होता था, ब्राह्मणों को कोई दंड नहीं दिया जाता था, सर्वोच्च न्याय व्यवस्था होती थी। ठीक है, सर्वोच्च न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्याय कौन देता था, किंग दिया करता था, वहाँ के शासक, वहाँ के राजा दिया करते थे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, राजस्व प्रशासन। ठीक है, राजस्व प्रशासन को समझते हैं। ठीक है, राजस्व प्रशासन में मतलब कि जो है कि राजा
का जो है कि इनकम कहाँ से आता था, कर व्यवस्था कैसे थी, ठीक है। राजा का कर व्यवस्था कैसे हुआ करता था, ठीक है। राजस्व प्रशासन, देखिए राजस्व प्रशासन की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कर अगर प्राप्त होता था कहीं से तो जो है कि वो कृषि पे कर लिया जाता था, ठीक है। किस पे कर लिया जाता था, कृषि पे लिया जाता था। और कृषि जो है कि भूमि कर लिया जाता, ठीक है, भूमि कर। इस समय जो है कि सबसे ज़्यादा अगर जो है कि कर जो है कि अगर राजस्व प्रशासन की बात की जाए तो राजस्व प्रशासन जो है कि भूमि कर लिया जाता था। और भूमि कर में जो है कि क्या होता था कि ये जो है कि देखिए भूमि कर हुआ करता था ना। और भूमि कर में, अच्छा, भूमि कर को पहले किस नाम से जानते थे, शिष्ट के नाम से, शिष्ट, ठीक है। पहले भूमि कर को किस नाम से जाना करते थे, शिष्ट के नाम से जाना करते थे, ठीक है। राजस्व प्रशासन का मुख्य आधार भूमि कर। और ये जो है कि एक लगान के लिए अधिकारी बैठाते थे, ठीक है, लगान के लिए अधिकारी, लगान अधिकारी, ठीक है। ये अधिकारी, ये विभाग को क्या कहते थे, इस विभाग को क्या कहते थे, लगान विभाग को क्या कहते थे, अठ्ठयान, ठीक है, अठ्ठयान, ठीक है। किस नाम से जाना जाता था, अठायन, ठीक है, आठयन नहीं, आठ आठयन, ठीक है, 58 नहीं 8यन, ठीक है, 8यन, ठीक है, 8यन। किस नाम से जाना जाता था, लगान जो विभाग होता था 8वन कहा जाता था। ये 8यन लिखा गया क्या, कई बार देखिए दिमाग में होता कुछ और है, लिखा कुछ और जाता है, ठीक है। तो 8वन, 8वन, ठीक है। लगान विभाग अधिकारी, लगान विभाग को क्या कहा जाता था, 8वन। और ये जो है कि राजा नियुक्त कर किया था। और इनका काम क्या होता था, लगान वसूली। 8वन विभाग का क्या काम क्या होता था, लगान वसूली, ठीक है, लगान वसूली। अच्छा, लगान वसूली कितना होता था, लगान वसूली दर कितना होता था, तो इसका दर जो होता था 1/3 से लेकर के 1/6 तक, ठीक है। यानी कि 1/3 का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि 1 किलो चावल है तो उसका तीसरा हिस्सा राजा को देना होगा। और अगर 1/6 की बात करें जैसे, तो मान लीजिए कि जैसे कि एक लड्डू है, एक जो है कि मिठाई है, एक अगर मान लीजिए कि 1 किलो मिठाई है तो 1 किलो मिठाई में से 6वां भाग किसको देना होगा, राजा साहब को देना होगा। ये होता था जो है कि उस समय का दर, ठीक है, क्योंकि बिना दर फिक्स किए जो है कि काम नहीं हो सकता। अब चलिए चलते हैं, अब क्या देखना होगा हमें, अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था समझेंगे, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। चलिए अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं। उस समय अर्थव्यवस्था कैसे जो है कि मेंटेन थी, किस जो है कि किस पर आधारित थी अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से किस पर आधारित थी अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था उस समय की जो है कि भूमि पे जो भूमि का जैसे कृषि होता था ना भूमि पे, तो जो कृषि होता था कृषि पे मुख्य रूप से आधारित, मुख्यतः अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पे आधारित, कृषि आधारित, ठीक है, कृषि आधारित होती थी, ठीक है, मुख्य रूप से कृषि आधारित होती थी उस समय की अर्थव्यवस्था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, और जो है कि अब आगे क्या है, भूमि विभाजन, ठीक है, भूमि विभाजन, भूमि विभाजन जो है, अच्छा एक चीज़ और इसमें जो है कि बाकी रह गया है, जैसे कि ये भूमि मुख्यतः जो है कि अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पे आधारित होते थे, लेकिन ब्राह्मणों से कोई जो है कि कुछ भी टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया जाता था, ब्राह्मणों से कोई कर नहीं लिया जाता था। और उस समय जो है कि अर्थव्यवस्था एक और चीज़ पे डिपेंड करती थी, जैसे कि ये जो है कि विजयनगर साम्राज्य की अगर स्थिति देखें तो दक्षिण में, भारत के दक्षिणी हिस्से में, और वहाँ पे जो है कि जो कालीकट बंदरगाह था, जिसे इस समय कोचिकोड जो है कि बंदरगाह के नाम से जानते हैं,
वो उस समय जो है कि कालीकट जो बंदरगाह था वो जो है कि वहाँ से निर्यात किया जाता था, जैसे कि काली मिर्च। पहले एक चीज लिख देते हैं, ब्राह्मणों को कर नहीं देना होता था, ठीक है, कुछ भी नहीं देना होता था, ठीक है। और मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, कालीकट बंदरगाह से, ये कालीकट कहाँ पे, केरल में, ठीक है, केरल में। और यहाँ से काली मिर्च, काली मिर्च मसाला, मसाला और काली मिर्च मसाला और जो है कि अदरक वगैरह का जो है कि अदरक, इन सब का क्या होता था, निर्यात होता था, ठीक है, निर्यात यहाँ से हुआ करता था, क्योंकि ये एक बंदरगाह भी था, तो जो है कि समुद्र के माध्यम से, समुद्र मार्ग से अच्छे से जो है कि व्यापार हो जाया करता था, ठीक है। तो अगर इनकी अर्थव्यवस्था देखें तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। कृषि में किस जो है कि कृषि कृषि में कौन सा फसल सबसे अधिक उगाया जाता था, चावल, ठीक है। कृषि में सबसे अधिक कौन सा फसल उगाया जाता था, चावल पे सबसे अधिक निर्धारित थे, ठीक है। और जो है कि ब्राह्मणों को कोई कर नहीं देना होता था, कोई भी जो है कि कुछ भी नहीं देना होता था, लगान वगैरह भी नहीं देना होता था। काली मिर्च, अदरक और मसालों का जो है कि निर्यात हुआ करता था, किस बंदरगाह से होता था, कालीकट बंदरगाह से, कालीकट बंदरगाह, ठीक है, कालीकट बंदरगाह, ठीक है, कालीकट बंदरगाह से हुआ करता था। कालीकट बंदर कहाँ पे था उस समय, वर्तमान समय भी केरल में है, ठीक है। इसे कोंचीकोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, अब अगला क्या समझना है, भूमि विभाजन, भूमि विभाजन को, ठीक है। भूमि विभाजन जो है कि कितने प्रकार के होते थे। तो भूमि विभाजन को समझने के लिए जो है कि हमें समझना पड़ेगा कि जो भूमियाँ होती थी, जो कई प्रकार होते थे भूमि के, तो वो भूमि जो प्रकार थी वो जो है कि किनके लिए प्रयोग होती थी। चलिए अभी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब किसको देखना है हमें, अब क्या देखना है, भूमि विभाजन, ठीक है, भूमि विभाजन को समझना है। भूमि विभाजन में जो है कि ये 4 प्रकार की भूमि होती थी, ठीक है। पहले कौन सी भूमि होती थी, 4 प्रकार की। पहला भंडारक, भंडारवाद, भंडारवाद भूमि, भंडारवाद भूमि, ठीक है। दूसरा अमरम, अमरम, ठीक है। तीसरा ब्रह्मदेय भूमि, ब्रह्मदेय भूमि, ठीक है, ब्रह्मदेय भूमि। अच्छा, ब्रह्मदेव भूमि। और चौथा कौन सी भूमि होती थी, चौथी कौन सी भूमि होती थी, तो वो कुट्टग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चौथी भूमि को किस नाम से जाना जाता था, कुट्टगी, ठीक है। भंडारवाद, अमरम, ब्रह्मदेव, कुट्टगी, ठीक है। कुट्टगी, ठीक है। मात्रा में अगर कहीं गलती हो, यहाँ पे शायद गलत है, कुट्टगी होती थी, ठीक है। हमें मात्रा थोड़ा कम आता है, मैं जो है कि मात्रा में थोड़ा कमजोर हूँ। भंडारवाद भूमि में क्या होता था कि जो राजा की प्रत्यक्ष भूमि होती थी, जो शासक की भूमि हुआ करती थी, वहां से जो है कि वो भूमि जो है कि भंडारवाद कही जाती थी, राजा की भूमि, ठीक है। राजा भूमि को क्या कहते थे, भंडारवाद, ठीक है। अच्छा, ये हो गया राजा का भूमि। अमरम क्या होता था, अमरम उसे कहते थे जैसे कि कोई सैनिक है, सैनिक को जो वेतन दिया जाता था, तो सैनिकों को कभी कभी जो है कि कुछ सैनिकों को वेतन नगद न दे करके जो है कि कुछ उन्हें जमीनें दे दी जाती थी कि ये जमीन आपका, इतना हिस्सा आपका है, ठीक है, वेतन के तौर पे जमीन, ठीक है। सेना को वेतन के रूप में, वेतन स्वरूप, स्वरूप भूमि, ठीक है,
वेतन स्वरूप भूमि, ठीक है, सेना को, ठीक है। ब्रह्मदेव भूमि क्या होती थी? ब्रह्मदेव भूमि में क्या होता था कि जो ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी, ब्राह्मणों को जो है कि जब राजा महाराजा उस समय हुआ करते थे तो वो जो है कि दान में दे देते थे ब्राह्मणों को भूमि, ठीक है। तो ब्राह्मणों की भूमि दान में दी गई, दान में दी गई भूमि को, दी गई भूमि, ठीक है, दी गई भूमि को किस नाम से जानते थे? ब्रह्मदेव भूमि, ब्राह्मण देव भूमि, ठीक है। कुट्टगी, कुट्टगी क्या होता था? जैसे कि कुट्टगी में क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे अधिया एक तरीके से जो है कि गांव में अधिया के नाम से जाना जाता था, यानी इसे जो है कि उस समय पट्टे पे दी गई भूमि, पट्टे पर दी गई भूमि, ठीक है। पट्टे पर दी गई भूमि को क्या कहते थे? कुट्टगी, ठीक है। भंडारवाद भूमि, अमरम भूमि, ब्रह्मदेव भूमि और कुट्टगी। कुट्टगी क्या होता था? पट्टे पर दी गई भूमि, अधिया पर दी गई भूमि। ब्रह्मदेव भूमि में क्या होता था? जो ब्राह्मणों को दी गई हो। अमरम क्या होता था? अमरम में जो सेना को वेतन स्वरूप में दिया गया हो। और जो भंडारवाद भूमि होती थी, भंडारवाद भूमि में क्या होता था कि जो शासक, जो राजा है, उसका खुद का जो भूमि होती थी उसे भंडारवाद भूमि कहते थे। अब चलते हैं मुद्रा व्यवस्था पे, मुद्रा व्यवस्था को समझते हैं, ठीक है। मुद्रा व्यवस्था देखिए, जो है कि हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको आसान भाषा में समझाएं, ठीक है, आसान से आसान तरीके से समझाएं, भले टाइम लगे लेकिन समझ में आए एक बार, ठीक है। एक बार भले आपको टाइम लगे लेकिन समझ में आए, नहीं तो बाद में यही टाइम फिर से देना पड़ेगा कहीं दूसरी जगह, ठीक है। अब क्या देखना है? अब देखना है मुद्रा व्यवस्था को, ठीक है। मुद्रा व्यवस्था कौन सी थी? ठीक है, सबसे अधिक अगर मुद्रा की बात की जाए तो जो सोने की मुद्रा होती थी वो सबसे अधिक सर्व प्रचलित कौन सी मुद्रा होती थी? सर्व जो है कि स्वर्ण सिक्का, ठीक है, सोने की सिक्का। तो सर्व प्रचलित प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? स्वर्ण मुद्रा, सोने की सिक्के, सोने की मुद्रा, ठीक है, स्वर्ण मुद्रा। और जो छोटे आकार के स्वर्ण मुद्रा होते थे, जो सिक्के छोटे होते थे सोने के, उन्हें फड़म कहा जाता था। छोटे आकार के स्वर्ण मुद्रा को छोटे आकार स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? फड़म, ठीक है, फरम नहीं, फड़म, ठीक है, फड़म के नाम से जाना जाता था, ठीक है, फड़म के नाम से जाना जाता था। और जो है कि जो छोटे आकार के, ये तो सोने के सिक्के हो गए, जो छोटे आकार के चांदी के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, उन्हें जो है कि तार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तार कहा जाता था, जो छोटे आकार के सिक्के होते थे, ठीक है। अच्छा, जो ये अब समझ लीजिए एक बार फिर से मुद्रा व्यवस्था। सर्व प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? सोने की, ठीक है, स्वर्ण मुद्रा। और जो छोटे आकार की मुद्राएं होती थी उन्हें फड़म या प्रताप भी कहा जाता था, फड़म या प्रताप कहा जाता था। और जो चांदी के छोटे आकार के सिक्के होते थे उन्हें जो है कि किस नाम से जाना जाता था? तार के नाम से, ठीक है। अच्छा, जो स्वर्ण सिक्के हैं, जो संगम वंश था, संगम वंश में स्वर्ण सिक्कों पर क्या छपा होता था? किस कौन सा चित्र छपी हुई होती थी, ठीक है। अगर संगम वंश की बात करेंगे, संगम वंश में कौन सा चित्र छपा होता था सिक्कों पर? तो हनुमान, हनुमान और गरुड़ की, ठीक है, हनुमान और गरुड़ की, यानी कि ये जो है कि वैष्णव धर्म को कहीं ना कहीं संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है कि वैष्णव धर्म को संबोधित कर रहे हैं। और इसके बाद जो है कि सालू आता है, सालू का कोई जिक्र नहीं मिलता लेकिन तुलु का जरूर मिलता है। तुलु में कौन शासक था सबसे महान? तुलु वंश, ठीक है, तुलु वंश में सबसे महान कौन था? कृष्णदेव राय, ठीक है। इस समय कौन कौन सा चित्र मिलता है? इस समय भी गरुड़ मिलता है, बैल, गरुड़, ठीक है, गरुड़, ठीक है, बैल और
गरुड़ मिलता है, ठीक है, बैल गरुड़, और ये बैल हो गया, गरुड़ हो गया, और लक्ष्मी नारायण भी, ठीक है, लक्ष्मी नारायण भी, नारायण, ठीक है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र अंकित हमें जो है कि मिलता है, ठीक है। और चलते हैं आगे, फिर संगम की बात, सालू, सालू की बात कौन आएगा, तुलु, और तुलु की बात कौन आएगा, अराविडु, और अराविडु जो है कि सालू में तो कोई कुछ मिलता ही नहीं, संगम में हनुमान और गरुड़ का, तुलु में बैल गरुड़ लक्ष्मी नारायण, और जो अराविडु है, अराविडु वंश में, अराविडु वंश में क्या मिलता है, अराविडु वंश में जो ये मिलता है कि जो है कि जो सिक्के होते थे उस पे जो है कि वैष्णव अनुयायियों के जो है कि चित्र मिलते थे, वैष्णव अनुयायियों के चित्र कहाँ मिलते थे, ये अराविडु वंश में जो है कि वैष्णव अनुयायियों के चित्र मिलते थे। यानी कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो वैष्णव धर्म का सर्वाधिक रूप से जो एक प्रचलन था। शैव धर्म का अनुमान इसलिए लगाया जाता है कि जो नंदी बैल जो है वो कहीं न कहीं नंदी से रिलेट किया जा रहा है, और नंदी जो है कि शंकर भगवान का सवारी था, ठीक है, जो है कि सवारी था। चलिए अब देखते हैं, अब दास प्रथा को देखते हैं, दास प्रथा उस समय कैसी थी, ठीक है, दास प्रथा कैसी थी, मुद्रा को देख लिए, अब देखना है दास प्रथा। चलिए दास प्रथा को देखते हैं, दास प्रथा, दास प्रथा, ठीक है। अच्छा, दास प्रथा में उस समय जो है कि दासों की स्थिति एकदम से निंदनीय थी, ठीक है। अच्छा, दासों की स्थिति जो है कि एकदम से निंदनीय होती थी, ठीक है। जो स्त्रियां होती थी उस समय पे, इसमें जो है कि उस समय जो दास प्रथा मतलब कि दास जैसे कि गुलाम होते हैं ना, गुलामों का, जैसे कि हमारे घर पे जैसे कि कोई काम करने वाला नहीं है, या हमारा इच्छा हुआ तो हम जो है कि गुलाम रख लेते थे, उस समय जो है कि वो लोग गुलाम रख लेते थे, ठीक है। तो गुलाम में क्या होता था कि जो स्त्रियां और पुरुष दोनों को ही जो है कि बिक्री होता था, मतलब एक तरीके से मेला लगता था, मेले में जाइए जो है कि आप जो है कि जा करके जैसा भी आपको खोजना है आप खोजिए और जो है कि खरीद कर ले आइए, ठीक है। स्त्री एंड पुरुष दोनों का क्रय विक्रय, स्त्री पुरुष दोनों का क्रय विक्रय, ठीक है, दोनों का क्रय विक्रय हुआ करता था, विक्रय, ठीक है। स्त्री को वग, स्त्री को उस समय क्या कहते थे, वग, और पुरुष को वेश कहते थे, ठीक है, वेश कहते थे पुरुष को और वग कहते थे स्त्रियों को। यानी कि वग और वेश दोनों का क्या होता था, वग और वेश, ठीक है, इन दोनों का जो है कि क्रय विक्रय हुआ करता था। अच्छा, चलिए जो है कि आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे हमें क्या देखना है। अच्छा, एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने जो है कि, चलिए कोई बात नहीं, अभी लास्ट में जो है कि हम चर्चा करेंगे सबके बारे में, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अब देखते हैं अब हमें क्या देखना है, स्त्रियों की स्थिति, ठीक है, स्त्रियों की स्थिति उस समय कैसी थी। उस समय जो स्त्रियां होती थी, स्त्रियों की स्थिति अगर बात करें तो एकदम जो है कि बेहद निंदनीय होती थी, स्त्रियों की स्थिति एकदम से निंदनीय होती थी, ठीक है, स्त्रियों की स्थिति निंदनीय होती थी। अगर स्थिति की बात की जाए तो निंदनीय, निंदनीय, ठीक है, मतलब स्त्रियों की स्थिति एकदम से बेकार थी। उन्हें जो है कि शिक्षा का अवसर कम प्रदान किया जाता था, शिक्षा का अवसर जो है कि कम दिया जाता था, और लगभग ना के बराबर दिया जाता था। सती प्रथा बराबर एकदम से जो है कि चरम सीमा पे थी, सती प्रथा जो है कि चरम सीमा पे थी। सती प्रथा का कोई जो है कि सती प्रथा क्या होती है समझ में आता है, सती प्रथा चरम सीमा पे थी, ठीक है, सबसे उत्कर्ष स्थिति में थी। और सती प्रथा में ये होता था कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी औरत की जो हस्बैंड है, पति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस औरत का मुंडन करके उसके जो है कि कभी कभी आप टीवी प्रचार में भी देखे होंगे, प्रचार में टीवी में
सीरियल वगैरह में, तो उसमें जो है कि जो औरतें होती थी वो अपनी जो है कि चूड़ियाँ जो है कि फोड़ दिया करती थी और मांग को धो लिया करती थी, मुंडन करा करके जो है कि चिता पर जबरन बैठा दिया जाता था। अगर नहीं भी बैठती थी तो उस समय जबरन बैठा दिया जाता था और उसी चिता में वो पति के साथ उसे भी जला दिया जाता था। उसी को कहते हैं पति के साथ सती हो गई, ठीक है। वही जो है कि सती प्रथा है, और सती प्रथा जो है कि बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर लिखित अभिलेख देखें तो लिखित अभिलेख जो है कि हम प्राचीन भारत में अगर देखेंगे तो हमें एरड अभिलेख से मिलता है, लेकिन और पहले की अगर बात करें तो और पहले जो है कि हमें कहाँ से मिलती है, जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे भी सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो कब्रें थी वहाँ पे जो है कि दो दो कंकाल मिली हुई हैं, जिनमें से एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक जो है कि आदमी का जो है कि वो है जो कंकाल है, एक आदमी का कंकाल है, और दूसरा जो उसमें कंकाल होता था वो स्त्रियों का कंकाल हुआ करता था। यानी कि उस समय भी सती प्रथा चल रहा था, ठीक है। अब चलिए चित्रकला की ओर बढ़ते हैं, चित्रकला की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, जो स्त्रियों की जो है कि स्थिति थी ना, उसमें क्या होता था कि जो 12 से 16 वर्ष की लड़कियां होती थी, जो 12 से 16 जो कि अपने एज में जो है कि एक रूप से परिपक्व हो जाती हैं, तो 12 से 16 वर्ष की लड़कियों को जो है कि देवदासी बना दिया जाता था। मंदिरों में उन्हें जबरन बैठा दिया जाता था और वहाँ से जो है कि एक रूप से उन्हें कहा जाता था कि तुम जो है कि एक सिंपल सी साधारण सी लड़की हो और तुम्हें जो है कि देवदासी बनकर रहना पड़ेगा, यानी देवता का दास बनकर रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा गलत नहीं है, लेकिन जबरन बैठाया जाता था, जबरन बैठा दिया जाता था, जो कि किसी के इच्छाओं के खिलाफ है, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं थी, यानी कि स्त्रियों की स्थिति निंदनीय थी, ऐसा जो है कि अनुमान हम और आप भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जो है कि चित्रकला की ओर बढ़ते हैं। अगला आगे क्या है, चित्रकला, ठीक है। चित्रकला को जो है कि उस समय किस नाम से जाना जाता था, लिपाक्षी कला भी कहते थे, ठीक है। चित्रकला को, यहाँ पे चित्रकला है, चित्रकला को लिपाक्षी कला भी कहते थे, लिपाक्षी, ठीक है, लिपाक्षी कला। अच्छा, जो लिपाक्षी कला होता था इसे जो है कि चित्रकला को कहा जाता था, और जो उस समय जो है कि एक नई शैली बनाई गई थी, उस शैली का नाम क्या था, यक्षिणी शैली, ठीक है। नई शैली का विकास हुआ था, नई शैली, नई शैली क्या थी, वो थी यक्षिणी शैली, यक्षिणी शैली, ठीक है। यक्षिणी शैली में क्या होता था, इसे कैसे बनाया गया था, इस शैली का निर्माण जो है कि एक तरीके से नृत्य, संगीत और नृत्य, ठीक है, संगीत और नृत्य को मिला करके जो है कि नए शैली का एक तरीके से उद्भव हुआ। वो शैली कौन सी थी, यक्षिणी शैली, ठीक है। उस समय की चित्रकला को कौन से कला के नाम से जानते थे, लिपाक्षी कला, ठीक है। चलिए अब क्या समझना है, सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ये सैन्य प्रशासन अच्छा पॉइंट है, इसे समझने की ज़रूरत है हमें, इसे जो है कि समझने की ज़रूरत है। सैन्य प्रशासन, ठीक है, सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन के बारे में समझते हैं। सैन्य प्रशासन जो उस समय था, उस समय जो जो यहाँ पे जो है कि सेनाएं काम करती थी राजा के महल में, तो कुछ जो है कि सेना जो है कि युद्ध के लिए काम करती थी, हर तरीके से सेना होती थी, ठीक है। तो सेना का जो वेतन होता था ना, सेना वेतन कहाँ से दिया जाता था, सैन्य वेतन कैसे दिया जाता था, तो इनका वेतन जो था ना, ये वेतन वहाँ से इकट्ठा किया जाता था, जो वैश्याशालय नहीं होता, वैश्यालय, वैश्यालय में क्या होता था कि जो वैश्यों से जो है कि वैश्यों से जो है कि जो वैश्यालय से जो पैसा निकलता था उससे जो है कि सैनिकों को दिया जाता था। सोचिए कि सैनिकों को कहाँ से दिया जा रहा है, वैश्यालयों से दिया जा रहा है, ठीक है। वैश्यालयों मतलब कि समझ रहे होंगे, वैश्या जो जो है कि
एक गलत काम है, ठीक है। जैसे कि आज में जैसे कि ऑर्केस्ट्रा है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से वैश्यशाला है, ठीक है, वैश्यालय है, ठीक है। वैश्या निधि से जो है कि जो पैसे होते थे उन्हीं से जो है कि सेना को वेतन दिया जाता था। सेना वेतन कैसे दिया जाता था? वैश्या निधि से, ठीक है, वैश्या निधि से जो पैसे इकट्ठित होते थे उन्हीं पैसे को जो है कि सेना को दिया जाता था, ठीक है। ये सोचने वाली बात है कि बड़ी स्थिति स्त्रियों की बहुत निंदनीय स्थिति थी कि जो है कि वैश्या निधि से जो पैसे आ रहे हैं उसे जो है कि सेना को दिया जा रहा है। बताइए ये कितनी गड़बड़ स्थिति है उस समय की। ये जो है कि उस समय के बारे में जो है कि जानकारी देता है, ठीक है। इसके बारे में जो है कि ये जो उस समय इन सभी के बारे में जो है ना कि जो ग्रंथ लिखा गया है उस सभी ग्रंथों में मिलता है। अच्छा, सेना प्रशासन की बात कर रहे हैं तो उसमें सैन्य वेतन कैसे दिया जाता था? वैश्या निधि से दिया जाता था, ठीक है। और तो कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और अच्छा, वैश्या निधि में जो लड़कियां होती थी उन्हें उन्हें कहाँ से लाया जाता था? ठीक है, ये जो वैश्या निधि होती थी ना, इसमें लड़कियों को जो है कि जो किसान होते थे, किसान परिवार होते थे, जो गरीब परिवार होते थे, उनकी लड़कियों को जो है कि जबरन घसीट कर ले जाया जाता था और उन लड़कियों को जो है कि वैश्यालय में फेंक दिया जाता था। वहाँ पे जो है कि बंद कर दिया जाता था और वैश्या के रूप में उन्हें काम करना पड़ता था। न चाहते हुए भी उन लड़कियों को काम करना पड़ता था क्योंकि उनकी जो है कि सिर्फ एक गलती थी, वो एक गरीब घर के जो है कि गरीब घर में पैदा हुई थी, यही उनकी सबसे बड़ी कमी थी, ठीक है। यही वजह थी कि छोटे जो किसान वर्ग थे, जो कमज़ोर थे, मजदूर वर्ग थे, उनकी बेटियों को जो है कि पकड़ करके लेकर जाया जाता था और वैश्यालयों में भर दिया जाता था। और वहाँ से जो है कि वैश्या निधि से जो पैसे निकलते थे उन्हीं से जो है कि सेना का वेतन दिया जाता था। सोच लीजिए आप उस समय कैसी स्थिति रही होगी, ठीक है। हमने जो है कि अपनी तरफ से पूरी तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश किया। अच्छा, चलिए एक बार फिर से जो एक समझ लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य कब से कब तक चला था? ये कहाँ पे था? ये भारत के दक्षिणी हिस्से में था, ठीक है। इसके समकालीन शासक कौन कौन से थे? राज्य वंश कौन सा था? बहमनी वंश चल रहा था और यह भी बहमनी वंश भी दक्षिण में था। और उत्तर में अगर बात करें तो तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, ये सभी जो है गुजर गए। और मुगल वंश का भी शुरुआत हो चुका था इसी के समकालीन समय में, ठीक है। अगर इसका समय काल देखें तो 1336 से लेकर के 1646 310 वर्षों तक ये रहा। संगम, सालू, तुलु, अराविडु 4 वंश इसमें आते हैं। संगम वंश कब से कब तक चला था? ये 1336 से लेकर के 1485। फिर संगम के बाद सालू जो है कि 1485 से लेकर के 1505। सालू के बाद तुलु जो है कि तुलु वंश 1505 से लेकर के 1570 वर्षों तक चलता है, ठीक है। फिर तुलु के बाद कौन आता है? अराविडु कब से कब तक चलता है? 1570 से लेकर के 1646 तक, ठीक है। और उसके बाद हमें देखना होता है विजयनगर साम्राज्य में तीन परिषद होते थे। कौन कौन से परिषद होते थे? मंत्री परिषद, राज्य परिषद और तीसरा कौन होता था? सामान्य परिषद। राज्य परिषद, मंत्री परिषद और सामान्य परिषद, ठीक है। इनके बारे में हमने समझा। प्रांतीय प्रशासन जो है कि जैसे कि मंडलम, वलनाडु या जो है कि कुट्टक, ठीक है। और वलनाडु के बाद कौन आता था? नाडु के बाद क्या आता था? मेलग्राम के बाद ग्राम आता था। फिर उसके बाद देखें कि जो है कि स्थानीय प्रशासन में नाडु, सभा और उर के बारे में हमने समझा। फिर उसके बाद आयंगर व्यवस्था वह होती थी जिसमें जो है कि प्रत्येक गांव में जो है कि राजा अपने 12 अधिकारियों की नियुक्ति करता था, ठीक है। धर्म क्या कौन कौन सा था उस समय चल रहा था? शैव और वैष्णव। न्याय व्यवस्था कैसे होती थी? न्याय में जो है कि सर्वोच्च न्याय कौन करता था? राजा करता था। और ब्राह्मण को कोई जो है कि दंड नहीं दिया जाता था। और जो न्याय का प्रणाली था, न्याय कैसे दिया जाता था? हिंदू ग्रंथ के अनुसार दिया जाता था। और राजस्व प्रशासन की अगर बात करें तो राजस्व प्रशासन जो है कि भूमि कर पे जो है कि सर्वाधिक निर्भर था। और अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, अर्थव्यवस्था जो है कि निर्यात पर भी डिपेंड करती थी और जो कृषि उपज होती थी उस पर भी डिपेंड करती थी, ठीक है। और
भूमि विभाजन की बात करें तो भूमि विभाजन में 4 प्रकार की भूमि होती थी, भंडारवाद, अमरम और कुट्टिग, ठीक है, और एक होती थी ब्राह्मदेय भूमि, ठीक है। मुद्रा व्यवस्था की अगर बात करें तो मुद्रा व्यवस्था में जो है कि सर्वाधिक प्रचलित कौन सी मुद्राएं होती थी, सोने की, और सोने की सबसे छोटी जो छोटी आकार की मुद्राएं होती थी उन्हें क्या कहा जाता था, फड़म या प्रताप, ठीक है। और जो चांदी की छोटी आकार की मुद्राएं होती थी उन्हें क्या कहा जाता था, तार, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, उसके बाद मिलता है कि दास प्रथा, ठीक है। दास प्रथा की अगर बात करें तो दास प्रथा उस समय जब चल रहा था, यहाँ पे देखिए दास प्रथा है ना, दास प्रथा में क्या होती थी कि स्त्रियों और पुरुषों दोनों का विक्रय और क्रय होता था, क्रय विक्रय दोनों का होता था। जो स्त्रियां होती थी उसे जो है कि वे वग कहा जाता था, और जो पुरुष होते थे उन्हें वेश कहा जाता था। और दास प्रथा में ऐसा होता, ठीक है, दासों की स्थिति निंदनीय थी। और स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इनकी भी निंदनीय थी, इनकी जो है कि स्थिति एकदम से गिरी हुई थी। इनका जो है कि विकास, अगर शिक्षा की बात करिए तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी योगदान नहीं था, दिया ही नहीं जाता था, ठीक है, अधिकार ही नहीं दिया जाता था। इन्हें जो है कि स्त्रियों को मंदिरों में रख दिया जाता था। मंदिर जब ये लड़कियां जो है कि 12 से 16 वर्ष की होती थी तो इन्हें जो है कि मंदिरों में जाकर बैठा दिया जाता था और कहा जाता था तुम जो है कि देवदासी हो, देवदासी के रूप में रहो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि चित्रकला की बात करते हैं हम लोग। चित्रकला में जो है कि इसे लिपाक्षी कला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लिपाक्षी कला। और इसी के समय जो है कि ये यक्षिणी कला का, यक्षिणी शैली का जो है कि विकास हुआ। यक्षिणी शैली नृत्य और संगीत से मिलकर बनी। और सैन्य प्रशासन की बात करें तो सैन्य प्रशासन में जो है कि अभी हम लोग देखे ही हैं, सैन्य प्रशासन में सेना का वेतन किस माध्यम से ये दिया जाता था, वैश्या निधि से। वैश्या निधि कहाँ से आते थे, जो लड़कियां होती थी, लड़कियां जो है कि वैश्यालयों में भेज दी जाती थी। वो लड़कियां कहाँ से आती थी, वो लड़कियां जो है कि किसी गरीब माँ बाप और जो है कि किसान मजदूर की बेटियां होती थी, उन्हें जो है कि जबरन ले जाया जाता था वैश्यालयों में। और वहाँ से जो आय निकलता था उसे जो है कि सेना को वेतन के रूप में दिया जाता था, ठीक है। मैंने पूरी तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर कहीं अभी भी कहीं डाउट रह गया है तो आप एक बार हमें जो है कि कमेंट जरूर करिएगा। अगर हम खाली रहेंगे तो आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।